आज की कहानी की शुरुआत 6 जून से होती है। इंडियन आर्मी मणिपुर में हुए हमले का बदला लेने के लिए म्यांमार बॉर्डर के पास 6 जून की रात को पहुंच जाते हैं और 7 जून की पहली किरण के साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के पीछे पीछे उनके कमांडोज बॉर्डर की दिशा में अपना पहाड़ी सफर शुरू कर देते हैं। इस दौरान ऑस्कर डेल्टा के दिमाग में वैसे तो पूरी तरह अपना मिशन ही छाया हुआ था, लेकिन बीच बीच में क्षण भर के लिए उन्हें अपनी माँ की याद भी आ जाती थी। उनकी माँ जो पिछले कई वर्षों से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। 2 दिन बाद उनकी माँ की एक मेजर सर्जरी होने वाली थी और इतनी बड़ी ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। अपने इस निर्णय को लिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा के मन में जरा सा भी पछतावा नहीं था। इस समय वो अपनी दोनों माँओं में से किसी एक को ही चुन सकते थे और उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी दूसरी माँ भारती को चुना था। 8 जून का सूर्य निकलने से कई घंटे पहले भारतीय पैरा कमांडो बॉर्डर क्रॉस कर म्यांमार में अपना पहला कदम रख चुके होते हैं। इस ऑपरेशन के लिए लेफ्ट कर्नल डेल्टा ने बॉर्डर के पास एक गांव में रहने वाले 2 भारतीय गाइड्स को भी हायर कर लिया था। बर्मीज बोलने वाले दोनों सिविलियंस इस इलाके के चप्पे चप्पे से भली भांति परिचित थे। इन गाइड की सहायता से पैरा कमांडो बिना किसी बाधा के आराम से अपने टारगेट की ओर बढ़ता रहता है और जैसे ही बॉर्डर के पास से बहने वाला एक नाला क्रॉस करता है, सामने खड़ी घनी झाड़ियों में से आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनते ही कर्नल डेल्टा अपनी टीम की तरफ सांस रोकने का इशारा करते हैं और उनका हर कमांडो सांस रोके अपनी अपनी राइफल झाड़ियों की तरफ तान देते हैं। लेकिन इस पहले कोई अनहोनी घटना हो, झाड़ियों के पीछे से 5 आदमी प्रकट होते हैं जिनके कंधों पर बड़ी बड़ी मॉनिटर लिजर्ड सजी हुई थी। इस कोड के साथ मौजूद गाइड के पूछने पर पता चलता है कि ये 5 बर्मा शिकारी हैं जो इलाके में पाई जाने वाली खतरनाक छिपलियों का शिकार कर उन्हें बेचने का काम करते हैं। इन शिकारियों ने बैठे बिठाए ऑस्कर डेल्टा को एक अत्यंत गंभीर दुविधा में डाल दिया था। अब तो चाहते हुए भी इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि ये लोग शिकारी के भेष में अलगाववादियों के जासूस भी हो सकते थे और इनको छोड़ना पूरे मिशन को खट्टाई में डाल सकता था। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये था कि इन 5 को यही के यही ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जाए, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा जानते थे कि बिना पुख्ता सबूत के वो और उनके कमांडोज ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात की भी पूरी संभावना थी कि ये लोग सच बोल रहे थे और वास्तव में शिकारी थे। काफी देर सोचने के बाद भी लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपनी इस दुविधा का निवारण नहीं कर पाते और इसलिए इन 5 को बंदी बना अपने साथ उस पहाड़ तक ले जाने का निर्णय करते हैं, जिसकी चोटी से टारगेट कैंप को मॉनिटर किया जाना था। दोपहर होते होते पैरा एसएफ कमांडो को पहाड़ दिखाई देने लगता है। पिछले दिन की सुबह ट्रक से उतरने से लेकर अब तक एक बार भी इन कमांडोज को आराम करने के लिए नहीं रुका गया था, इसलिए लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इनको थोड़ी देर रुककर लंच करने को कहते हैं। कमांडोज उसके बैकपैक में पोर्टेबल स्टॉप एग्जामिन फ्यू टैबलेट थी जो जलने पर किसी भी प्रकार की गंध और धुआं नहीं छोड़ती। स्टॉक जलाने के बाद भूख से तड़प रहे कमांडोज अपने अपने बैग से राजमा पुलाव के पैकेट निकालते हैं और धीमी आंच पर गर्म करना शुरू कर देते हैं। राजमा पुलाव के बाद ये फौजी मीठे शक्कर पारे का सेवन करते हैं, एक मिठाई जिसका स्वाद इन्हें इस घने जंगल में घर की याद दिला देता है। लगभग 1 घंटा का ब्रेक लेने के बाद ये कमांडोज अब और ज्यादा घनी हो चुकी वेजिटेशन को चीरते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब उस पहाड़ की चढ़ाई करने का समय आता है तो इनको आभास होता है कि इनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका है। मणिपुर में आए कमांडो अपने साथ 7 लीटर पानी लेकर निकले थे, लेकिन वो जून का महीना था और गर्मी अपने चरम पर थी। वैसे तो ये पैरा कमांडो कई दिनों तक भूखे प्यासे रहकर सरवाइव करने में महापरंगत थे, लेकिन फिर भी इतने बड़े मिशन में अटैक से 1 दिन पहले पीने का पानी खत्म हो जाना ये परिस्थिति के अनुकूल नहीं था। अपने सभी साथियों से इशारों में कंफर्म करने के बाद कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा से कहता है, सर वो सबका पानी खत्म हो गया है, किसी के पास 1 बूंद भी नहीं बची है। अरे ये तो अच्छी बात है, अब और जल्दी इस मिशन को खत्म करेंगे। जल्दी उन कैंप में रखा खाना, पानी, बियर शियर सब हमारा होगा, आराम से पार्टी करेंगे दोस्तों। मिशन लीडर होने के नाते लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा इन्फाल में मौजूद आर्मी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए थे। उन्हें इन क्रिपिडेट मोबाइल फोन दिया गया था जिसमें सिग्नल अभी भी 3 बार दिखा रहा था।
उधर दिल्ली से इस मिशन को अपना पूरा सपोर्ट दे रही भारत सरकार ने म्यांमार की राजधानी में पोस्टेड अपने डिप्लोमैट को भी लुक में रखा हुआ था। 8 जून की आखिरी किरण ढलने के साथ ही पैरा स्क्वाड पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके कमांडो तुरंत अपनी अपनी पोजीशंस ले अपने नाइट विजन, बाइनोक्यूलर्स और दूसरे हाईटेक इक्विपमेंट्स की स्कैनिंग करना शुरू कर देते हैं। जल्दी रिकॉर्डिंग की स्क्रीन पर कैंप में मौजूद बागियों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। तस्वीरें जिन्हें देखते ही हर कमांडो की आंखों के सामने डोगरा रेजिमेंट के 18 फौजियों के चेहरे फ्लैश होने लगते हैं। अब रात पूरी तरह ढल चुकी थी और ये पहाड़ भी चंद्रमा की चांदनी में नहाने लगा था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा अपने टीम लीडर के साथ एक और बार स्ट्राइक के प्लान को प्री रिहर्सल और फाइन ट्यून करने में लग जाते हैं। इस प्लान के अनुसार पैरा एस्कॉर्ट को कुल सब 4 यूनिट में बांटा जाना था। पहली सब यूनिट को बिल्कुल सामने से कैंप के ऊपर आक्रमण कर इस ऑपरेशन को शंखनाद करना था। 2 कट ऑफ सब यूनिट को कैंप की विपरीत दिशाओं से बागियों को इंटरसेप्ट कर उन्हें न्यूट्रलाइज करना था और चौथी सब यूनिट को सबसे महत्वपूर्ण रियल गार्ड ग्रुप का काम करना था। यानी कि इस टीम को सबसे पीछे रहते हुए उन बागियों को खत्म करना था जो तीनों टीम से बचने में सफल हो गए थे। इन कमांडोज के ऑर्डर बिल्कुल क्लियर थे। 9 जून के सूर्य के साथ ही उन्हें अत्यंत भीषण फायर पावर के साथ इन कैंप के ऊपर धावा बोलना था और ठीक इसी समय 100 किलोमीटर दूर नागालैंड से निकले पैरा स्क्वाड को भी एक अलगाववादी कैंप को ध्वस्त करना था। इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार NSCN के का कुख्यात मिलिट्री एडवाइजर निकी सुमित इस समय कैंप के अंदर छुपा हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा और उनके साथी अभी अपने प्लान को फाइनल कर ही रहे थे कि रात के ठीक 10 बजे इस पहाड़ पर पसरी शांति अचानक भंग हो जाती है। आवाज सुनते ही सभी कमांडोज अपने वैम्प्स को रेडी टू फायर मोड में डाल अपनी अपनी पोजीशंस पर एक घुटने के बल बैठ जाते हैं। क्या हमारा कवर एक्सपोज हो चुका है? कहीं भागियों को हमारे आने का पता तो नहीं चल गया? फायरिंग की आवाज सुनते ही लेफ्टिनेंट डेल्टा के मन में इस प्रकार के हजारों प्रश्न एक ज्वालामुखी की तरह फटने लगते हैं। वो कुछ गहरी सांस लेने के बाद धीमी आवाज में अपने कमांडो को स्टैचू बने रहने का आदेश देते हैं। इसके बाद हवा से हिल रहे पत्तों के अलावा दूर दूर तक दूसरी कोई आवाज सुना ही नहीं देती। 10 मिनट बाद कुछ हथियारबंद बागी कैंप से बाहर निकलते हैं और उस पहाड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पहाड़ के श्लोक पर कैमो फ्लावर्स में तैनात भारतीय कमांडो से केवल 150 मीटर तक दूर पहुंच जाते हैं। भारतीय स्क्वाड के इतना ज्यादा करीब आ चुके बागी अपने टॉर्च इधर उधर लहराते हुए जोर जोर से अरिजीत सिंह के गाने गा रहे थे और इनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि इन्होंने दबाकर शराब पी हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल डेल्टा समझ जाते हैं ये उनका रोज का पेट्रोलिंग रूटीन है और भगवान की कृपा से उनका कवर अभी भी सुरक्षित है। हवा में कुछ और राउंड फायर करने के बाद जब ये बागी वापस अपने कैंप में जाते हैं तब जाकर भारतीय कमांडो की सांसें वापस आने लगती हैं। आज की इस रात चटनी के साथ ठंडी पूड़ियां खाने के बाद पैरा SF के ज्यादातर कमांडो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेट जाते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग टीम बिना एक क्षण के लिए भी अपनी पलकें झपकाए गीत की तरह लगातार इन टारगेट टाइम्स के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए रहती है। भारत SF के इन जवानों को अपनी आंखें बंद किया अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर कैंप से फायरिंग की आवाज आने लगी है और इस बार ये फायरिंग एक आध नहीं बल्कि पूरे 10 मिनट तक चलती है। अचानक रुक जाती है और एक बार फिर ये बागी अपने कैंप के अंदर वापस चल जाते हैं। इसके 2 घंटे बाद सुबह के 3 बजे बागियों की तरफ से एक और फायरिंग राउंड शुरू हो जाता है। बार बार हो रही फायरिंग के चलते भारतीय दल में कंफ्यूजन के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बागियों को उनके बारे में पता चल गया है या ये उनका डेली रूटीन है। कर्नल डेल्टा कोई चांस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान में क्या बदलाव आया ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।